विजिबल है ना स्क्रीन? यस मैम। तो हम बात कर रहे थे वेलनेस की, ठीक है। ये हमने एक मोटे तौर पे देख लिया था कि वेलनेस क्या होती है, कितने तरह की होती है। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। तो जो वेलनेस है वो पूरा क्यों है ह्यूमन वेलनेस? क्योंकि ये जो वेलनेस है यही व्यक्ति में मोरलिटी लाती है या एथिक्स वैल्यू लाती है। वेलनेस ही रहती है जो व्यक्ति को शांत रखती है, व्यक्ति को संतोषी भाव बना के रखती है, या उसके सेल्फ से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि यदि वेलनेस नहीं हो तो व्यक्ति जिस चीज की भी, मान लीजिए उसके पास फाइनेंस वेलनेस नहीं है, तो उसका जीवन सिर्फ इसी में उलझेगा कि कैसे मैं पैसा कमाऊं और कैसे मेरे पास पैसा आ जाए जिससे मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकूं। और वो बाकी चीजों की तरफ, जिसको हम समग्र स्वास्थ्य बोलते हैं या जिनको हम बोलते हैं कि पूरा होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देगा। उसका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ सेकेंडरी रहेगा, प्रायोरिटी क्या रहेगा? फाइनेंस। ऐसे ही यदि मान लीजिए उसके पास फिजिकल वेल्थ नहीं है, तो फिजिकल वेल्थ अगर नहीं होगी तो उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग पूरा रूटीन मेंटेन करना। तो यहाँ पर ये जो हेल्थ होती हैं ये इसलिए होती हैं कि जिससे जो व्यक्ति है वो खुद तो स्वस्थ रहे ही, साथ ही वो अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज, अपने एनवायरमेंटल सभी चीजों को भी हेल्दी रख सके, सभी को सकारात्मक रख सके, और सभी की जो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा बना सके। अब इसमें जो ये डायमेंशन है ह्यूमन वेलनेस के, क्या क्या होते हैं ये हमने भी देखे थे। एक तो होते हैं फिजिकल। फिजिकल मतलब उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, वो कितना हेल्दी है, उसमें उसके शरीर में कोई बीमारियां हैं या नहीं है। और ये जो निरोग काया जिसको हम कहते हैं या स्वस्थ शरीर कहते हैं, ये वो कैसे प्राप्त कर सकता है? उसकी डाइट बैलेंस हो, उसकी दिनचर्या बैलेंस हो, उसकी रात्रिचर्या बैलेंस हो, उसकी ऋतुचर्या बैलेंस हो। तो ये सारी चीजें वो फॉलो करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। अब फिर आता है मेंटल वेलनेस। तो जो मेंटल वेलनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कि उसके मन में जो भाव चलते हैं, जो इमोशन चलते हैं, जो थॉट्स चलते हैं, उन दोनों पर डिपेंड करती है उस व्यक्ति की मेंटल वेलनेस। यदि मान लीजिए, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कोई एक इंसिडेंट यदि दो लोगों के साथ हुआ तो एक व्यक्ति उसको लेके हो सकता है स्ट्रेस में आ जाए। मान लीजिए एग्जाम है, तो एग्जाम को ही लेके हो सकता है, अगर दो स्टूडेंट पर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट पूरा स्ट्रेस में टाइम बिताए और दूसरा अपना पढ़ाई करके और उसको छोड़ के फिर एंजॉय करे। तो ये जो व्यक्ति की थॉट प्रोसेस होते हैं या इमोशनल मैनेजमेंट है, ये हर व्यक्ति का डिफरेंट रहता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। अगर किसी दो लेडीज हैं हाउस वाइफ में, दोनों के घर में 10 गेस्ट आ रहे हैं, तो एक हो सकता है उसको बहुत नॉर्मल ढंग से करके और पूरा मैनेज करके और खत्म कर दे, और दूसरा 2 दिन 4 दिन पहले से स्ट्रेस ले और उनके जाने के 4 दिन बाद भी ले। तो ये जो थॉट मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट है, ये हर माइंड यूनिक होता है और हर माइंड के डिफरेंट होते हैं, ये सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने लेवल पर सीखना पड़ेगा कि वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकता है। और जब वो अपने थॉट और इमोशन को एक तो मैनेज करना सीख लेगा और एक उसको डाइल्यूट करना सीख लेगा, अगर दो चीजें उसने सीख ली तो वो अपने मेंटल वेलनेस को बना के रख सकता है। मेंटल वेलनेस सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो जितना अपना स्ट्रेस को मैनेज करके रखेगा, जितनी अपनी एंजाइटी को मैनेज करके रखेगा, जितना वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी को कम करके रखेगा, उतना अधिक वो अपने मेंटल हेल्थ को बना के रख पाएगा। फिर तीसरा आता है सोशल। सोशल हेल्थ में क्या आता है? रिलेशंस हमारे।
आप देखिए घर में यदि सबके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और घर में यदि 50 लोग भी रह रहे हैं तो आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा और सभी बहुत हेल्दी रहेंगे। लेकिन यदि घर में मान लीजिए 2 लोग भी हैं और रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनको हम टॉक्सिस रिलेशंस बोलते हैं, तो यदि ऐसा कुछ है तो वो 2 लोगों में भी अशांति रहेगी। बहुत से लोग देखिए ऐसा बोलते हैं जिनके घर में शांति नहीं रहती तो बोलते हैं घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर ही रहना अच्छा लगता है। तो उसका रीजन सिर्फ क्या है कि घर में जो शांति होनी चाहिए, जो सुरक्षा की भावना होना चाहिए, जो संतोष की भावना होनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जब भी हम सामाजिक स्तर पे देखते हैं तो हमको रिलेशंस को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जितनी हेल्दी रिलेशनशिप्स रहेंगे उतना अच्छा आपका समाज का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। और जितने रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आएगी उतने अधिक स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, एंजाइटी लेवल बढ़ेंगे और बीमारियां बढ़ेंगी। फिर स्पिरिचुअल तो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आई थिंक कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ, क्या करने आए हैं और आप अपने जीवन में किन मूल्यों को निर्धारित करते हैं। सबके अलग अलग मूल्य होते हैं। फिर एनवायरमेंटल मतलब आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना जो आपको स्वस्थ बना के रखे, जो आपको न्यूट्रिटिंग एनवायरमेंट हो, जो पोषण दे आपको, क्योंकि एनवायरमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप देखिए मेट्रोज में जो लोग रहते हैं तो एक पोल्यूटेड एनवायरमेंट होने के कारण उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, फिर इम्यूनिटी से रिलेटेड। और वही जो एक नेचुरल एनवायरमेंट में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक हेल्दी रहते हैं। आप इसमें ना जो पुरानी मूवीज होती है ना 70s 80s की, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुत गंभीर बीमारी से वो हो जाता है, उसको बीमारी होती है, तो डॉक्टर तुरंत सजेस्ट करता है कि इनको हिल स्टेशन पर लेकर जाओ। जिन्होंने भी 70-80s की देखी होंगी, जिस समय एक टीबी असाध्य बीमारी मानी जाती है, तो अगर वो हीरो को टीबी हो गई तो बोला जाएगा, या किसी भी उसके एक्टर को किरदार को टीबी हो गई तो बोला जाएगा कि भाई हिल स्टेशन पे ले जाके रखो। क्या होता है तो हिल स्टेशन पे कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना होता है कि आपका जो पंच तत्व है वो प्रकृति के पंच तत्वों से मिल जाता है। और चूंकि आपके पंच तत्वों को प्रकृति से पंच तत्व मिलने लगते हैं तो वो अपना आप को बैलेंस कर लेते हैं। जो पंच तत्व कम है वो बढ़ जाएगा, जो बढ़ा है वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ये पंच तत्व बैलेंस होंगे तो हीलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि पंच तत्वों से भी क्या बैलेंस होंगे, त्रिदोष भी बैलेंस होंगे। तो वैसे वैसे बॉडी की हीलिंग बढ़ जाएगी। और फिर लास्ट है इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल। तो ये भी हम देख चुके हैं कि भाई जब तक आप क्रिएटिव ना रहे, जब तक आप बहुत ऐसे किसी एक्टिविटी से ना जुड़े कि जो आपको एक स्टिमुलेट करते रहें, और आपके पास एक ऐसा जॉब हो जो आपको बहुत सेटिस्फाई करे, आपके पास फाइनेंस प्रॉपर हो। नहीं तो आप देखिए बहुत सारे घरों में तो लड़ाई की वजह ही सिर्फ फाइनेंस होती है। तो ये सारी चीजें भी वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है। फिर इनके लिए करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको इनको पाने की कोशिश करना चाहिए कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हम देखें हमारा कौन सा पक्ष, हमको ये जानते समझते बनना चाहिए कि हम ये निर्धारण कर पाए, हम ये ढूंढ पाए कि हमारा कौन सा पक्ष कमजोर है। इसमें एक देखिए सिग्निफिकेंट पक्ष भी होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक ये रहता है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे बहुत पूछा जाए, लोग मुझे बहुत प्यार करें, मुझे रिस्पेक्ट करें, मुझे महत्व दें, और अगर लगातार उसे वो नहीं मिलता है, सपोज उसके घर में ही नहीं मिलता है, तो वो अक्सर व्यक्ति बीमार रहने लगेगा। तो जब भी कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले तो ये जरूरत है पता करने की कि कमजोर कड़ी कौन सी है।
कहाँ पर वीकनेस आ रही है, किन चीजों में गड़बड़ हो रही है। तो जब तक आप अवेयर होके और इस चीज को तलाशेंगे नहीं, तब तक आप हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। फिर होलिस्टिक हेल्थ मतलब आपके जीवन के जितनी भी वेलनेस है वो सभी बैलेंस है या नहीं है, सभी आपके पास है या नहीं है। अभी देखिए, मान लीजिए सारी चीजें हैं लेकिन सोशल वेलनेस नहीं है, आप अकेले हैं, फैमिली नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं, तब भी देखिए फाइनेंस वेलनेस बेकार है, फिजिकल बैलेंस बेकार है, मेंटल स्टेबिलिटी आप रह नहीं पाएगी उस व्यक्ति के पास, एनवायरमेंट की तो वो सोच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो सारी वेलनेस है वो सभी होना जरूरी है। और फिर कुछ चीजें आपको रोकना पड़ेंगी कि हम बीमार हों उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट लें, उससे बेहतर है कि हम पहले ऐसी चीजों को स्टॉप कर दें जो हमें बीमार कर सकती है। क्योंकि योग आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि बीमार होने के बाद इलाज मत करिए, पहले ही करिए कि आप बीमारी तक पहुंचे ही ना, या आपके शरीर में वो रोग पहुंचे ही ना। फिर इसके बाद कुछ ऐसी चीज हैं कि जिनको हम परस्पर निर्भरता बोलते हैं, मतलब हमको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, चाहे वो घर में हो। अभी जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या वो अगर हर व्यक्ति अपना अपना पढ़े और किसी को कोई हेल्प नहीं करे, पॉसिबल नहीं है क्लास चलना। आप लोग के आपस में जो रिलेशन है वो इसीलिए है कि मान लीजिए किसी का एक पक्ष बहुत स्ट्रांग है, दूसरे का कम है, तो वो उसको सपोर्ट कर देगा। किसी ने एक दिन क्लास अटेंड की, दूसरे ने नहीं कर पाया, तो वो उसको सपोर्ट कर देगा कि ठीक है, हमने किया था, हमारे पास ये नोट्स हैं, आप ले लो। यही परस्पर सहयोग से चल पाती है ना। तो यहाँ पर जो एक भाव रहता है कि हम क्यों दें, क्योंकि आज के संदर्भ में ज्यादातर भाव होता है लेना, यहां से ये मिल जाए, वहां से वो मिल जाए। लेकिन एक बार हम रुक के ये जरूर देखें कि हम दे क्या रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी सहजता के साथ आप देंगे, जितनी सहजता के साथ आप लेंगे, उतने आप हेल्दी रहेंगे। हम दोनों चीजें असहज होके करते हैं। जब लेते हैं तब हमारा ध्यान शायद, जैसे किसी ने हमको गिफ्ट दी, तब हमारा ध्यान शायद इस पर नहीं जाता है कि उस व्यक्ति ने टाइम लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, एफर्ट्स किए होंगे, तब वो आपके लिए लेके आया। हो सकता है वो आपकी पसंद तक ना पहुंच पाया हो, या हो सकता है वो बहुत कॉस्टली ना हो, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज करना तुरंत, अरे गए थे इतनी सस्ती सी तो गिफ्ट ले आए, हम तो कभी यूज तक नहीं करते ऐसी चीजें। तो उसके पीछे का जो भाव है, जैसे व्यक्ति जब कहीं घूमने जाता है तो उसके पास ऑलरेडी लगेज होता है, वो हैरान परेशान होता है, और वो अगर आपके लिए एक पेन भी लेके आ गया तो आप सोचिए उसने कितने एफर्ट लगाए होंगे। और अगर हम वो भाव वो मन में रखें कि अरे एक पेन ही तो ला दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो लिया वो सहजता के साथ नहीं लिया। और आप देखिए ज्यादातर चीजें ऐसी ही होती हैं, जितनी चीजें हम, जितनी गिफ्ट्स में हम वो डील करते हैं, तो हम पहले मीन मैक निकालते हैं, अरे उनके पास रखी थी तो दे दी। आपके पास भी ढेर सारे सामान है, आप किसको, हम किसको क्या दे पाते हैं। एक चीज उठाते, अरे नहीं ये काम आएगी, इसको रख दो, ये अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, इसको रख दो। तो रखी हुई चीज भी यदि हम दे रहे हैं तो उसके लिए भी एफर्ट लगता है, एक्सेप्ट वो जो पिंग पोंग वाली एक गिफ्ट रहती है उनको छोड़ दें तो, है ना। तो जितना सहज ढंग से हम किसी चीज को लेंगे, कि यदि किसी ने मुझे एक हेयर क्लिप भी दी तो मैं उसके पीछे के भाव देखूं कि उसने उसको खरीदने के लिए, पसंद करने के लिए अपना समय दिया होगा, जो भी दिया हो, लेकिन पैसा दिया होगा, और उस व्यक्ति को उस समय मेरी याद थी इसलिए उसने लिया। यदि उसके पीछे उसका प्रेम भाव, उसका याद नहीं होती, तो वो कभी आपके लिए गिफ्ट नहीं खरीद पाता। सहमत है सब। तो
यहाँ पर हमको अपने व्यूज थोड़े से बदलने पड़ेंगे कि हम जब कोई चीज लें तो बहुत इजी लें, सहजता से लें, और जब दें तब भी उतनी सहजता से दें। तो यहाँ पर जब हम जितने एक दूसरे के प्रति सहज हो पाएंगे, जितना हमारा देना लेना सहज होगा, उतने अधिक हमारे रिलेशन सहज हो जाएंगे। और उतना जितना रिलेशन सहज होगा उतना सोशल वेलबींग होगा। जितना आप सोशली स्ट्रांग रहते हैं उतना आप मेंटल स्ट्रांग रहते हैं। आप कभी भी इसको देखिएगा, जो व्यक्ति सोशल वेलनेस जिसके पास है उसी के पास मेंटल रहती है, और मेंटल है तो फिजिकल है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए किसी ने हमें 500 का नोट दिया, हम बहुत खुशी से ले लेते हैं, सहजता से ले लेते हैं। लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जैसे मान लीजिए पेट्रोल डलवाया, वहां तो हमको पे करना ही है ना, और हमने पे किया, लेकिन वो सहजता के साथ नहीं किया। दोनों तरह के लोग होते हैं क्योंकि। तो हम ये हैबिट में डालें कि जहां हमको जो चीज देनी ही है उसका कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ना करें, वो आप पेट्रोल नहीं डलवाएं, लेकिन क्या उसके बिना हमारा काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। अगर तो फिर हम उसको सहज भाव से दें, इस भाव से दें कि भाई मैं ये पैसे दे रही हूं, इससे उसकी और बरकत हो और उसका बिजनेस अच्छा हो। ठीक है, तो गिव इजी एंड टेक इजी। फिर इसके बाद इसके बेनिफिट क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप देखिए जिनके घर में बहुत शांति होती है, जिनके घरों के रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहते हैं, उनके बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। ये बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है। और वो बहुत हेल्दी रहते हैं, वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा रहता है। और वहीं अगर कोई फैमिली ऐसी है कि जहां पर डेली लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें चलती रहती हैं, वो बच्चे क्रिएटिव नहीं रह पाते हैं, वो नेगेटिव साइड जाते हैं। अगर उनका आईक्यू अच्छा भी है तो वो क्रिएटिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहाँ पर एक फायदा ये हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो शेयर करने से ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मन की बात किसी को बता दो तो वो भार कम कर देगी। तो वो आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास सोशल वेलनेस हो। अगर आपके पास रिलेशन, हेल्दी रिलेशन ही नहीं है तो आप किसको बता पाओगे? फिर सबसे बड़ा डर इनसिक्योरिटी। यदि मैं बीमार पड़ गई तो क्या होगा? कौन है करने वाला? और यदि आपके पास एक सोशल वेलनेस है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो आप कितने निश्चिंत हैं। ठीक है ना, ये है वो है, आपको सपोर्ट में 10 लोग खड़े दिखेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जो व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाती है, वो सोशल वेलनेस से ही आती है। फिर ये सब चीजें होंगी तो 100% लाइफ जो होगी वो लॉन्ग होगी और बहुत सेटिस्फैक्टरी लाइफ होगी। फिर हेल्थ होगा ही, और वहां पर जो आपकी आयु है वो लंबे समय तक रहेगी, लेकिन हेल्दी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो आयु तो लंबी है लेकिन बीमार होके बिस्तर पर पड़े। तो सारी जो वेल बीइंग है वो एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, लॉन्ग एज, आयु, साथ में संतोष, सिक्योरिटी, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, फिजिकल मेंटल एनर्जी और क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें हमें इनसे मिलती हैं। अब वेलनेस जो शब्द है वो कैसे बना है वो उसमें बताया था, इसको हम छोड़ देते हैं। तो जो कुल मिला के हमने वेलनेस देखी, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, फाइनेंस और इंटेलेक्चुअल। तो ये सारी की सारी जो वेलनेस है ये ह्यूमन की लाइफ को हेल्दी रखने में, लंबी आयु के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो इनका उद्देश्य होता है,
इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हर व्यक्ति अगर अपने आप के जीवन को झांक के देखे तो जरूरी नहीं कि उसके पास सारी वेलनेस हो। और ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई एक वेलनेस हर व्यक्ति के जीवन में कम होती है। अब मान लीजिए किसी के पास सारी वेलनेस है लेकिन टाइम वेलनेस नहीं है, टाइम की कमी है। तो जब ये वेलनेस सिखाते हैं तो वहां सिर्फ इतना हमें सीखना है कि हमारे पास जो चीज नहीं है उसके प्रति नेगेटिव होने की बजाय हम उसको कैसे इम्प्रूव करें, हम उसको कैसे ठीक करें, हम उसका क्या सब्स्टिट्यूट ढूंढें। तो यहाँ पर जो वेलनेस होती है वो एक हेल्थ के लिए तो है कि व्यक्ति हेल्दी रहे, लेकिन वहां पर उसके साथ साथ क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब जो जीवन की गुणवत्ता है वो बढ़ाएं, क्रिएटिविटी बढ़ाएं, कि व्यक्ति बहुत क्रिएटिव रहे और वो बहुत अधिक एक्टिव रहे, उसमें एनर्जी अधिक रहे और उसकी जो लाइफ है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हो। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वेलनेस का अपना विशेष महत्व है और उसी से ये क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और जब क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो ऑटोमेटिक हेल्थ उन्हें साथ में एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। तो ये जो वेलनेस है ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ये सारी हैं और ऐसा बोला गया है कि ये सारी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये लगभग इक्वल पार्ट में बैलेंस होती हैं कि सभी का परसेंटेज सेम रहता है। अब ये जो वेलनेस है तो अगर हम इसकी इनके डायमेंशन देखें वेलनेस के, एक एक के भी हम देख सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा तो हम ओवरऑल देखते हैं। तो यहाँ पर एक जो हमारी वेलनेस छूट गई थी वो टाइम वेलनेस है ना, एनवायरमेंट, इमोशनल और टाइम, और ये तीन होती हैं। और पांच जो मैन होती हैं वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और फाइनेंशियल, ये पांच मैन होती हैं। तो इस तरह से ये जो 8 डायमेंशंस होते हैं लाइफ के, तो ये 8 डायमेंशन जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को सपोर्ट कर सकें। जैसे यदि हम फिजिकल बहुत स्ट्रांग है, हम फाइनेंशियल वीक हैं, तो उस फिजिकल एनर्जी को हम यूज कर सकें और उससे फाइनेंस को अर्न कर सकें, जिससे कि जो वेलनेस की कमी है अपनी एनर्जी को उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर सके। तो इनकी बहुत सारी टेक्निक और टूल्स होते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस के, जो अभी हम बाद में कभी लेंगे। तो यहाँ पर जो वेल्थ है वो सिर्फ यहाँ पर एक फाइनेंशियल वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, कोटेशन है कि जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो एक जो इमेज उसकी जो बनाई है कि जो बुरा व्यक्ति होता है उसके पास फाइनेंस बहुत होता है ना, और जो पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसा बुरी जगह से आता है, उसके पास तो अचानक से बहुत पैसा आ गया, जरूर कोई गलत काम करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने की बहुत जरूरत है कि जो पैसा है वो सिर्फ एक चीज है, वस्तु है, और बहुत पैसा होने का मतलब ये कि आपके पास ऑप्शंस अधिक हैं चॉइस के। जैसे आपको मान लीजिए कि मुंबई तक जाना है, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन यदि आपके पास पैसा बहुत है तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे कि आपको ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है तो 3 टायर में जाना है कि फर्स्ट एसी में जाना है, सेकंड एसी में जाना है, थर्ड एसी में जाना है, आपको बाय फ्लाइट जाना है, आपको बाय कार जाना है, तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो पैसा हमेशा ऑप्शंस को बढ़ाता है, इसके अलावा बस पैसे की और कोई भी वैल्यू नहीं है। आपकी लाइफ के आपको खाना खाना है तो अगर आपके पास जो पैसा होगा उसके हिसाब से आप रोड साइड खाएंगे कि आप एक जनरल रेस्टोरेंट में खा लेंगे, आप 3 स्टार में खाएंगे कि आप 5 स्टार में खाएंगे कि 7 स्टार में खाएंगे, ये किस पे डिपेंड करेगी चॉइस? आपके पॉकेट पर।
तो हमेशा हमें अपने माइंड में जो फाइनेंशियल वेलनेस है उसकी यही इमेज बना के रखनी चाहिए कि फाइनेंशियल वेलनेस जो है सिर्फ आपके जीवन में ऑप्शंस को बढ़ा देती है, इसके अलावा उसका आपकी लाइफ में कोई भी रोल नहीं है। फिर ये WHO के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन है कि जो हेल्थ है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग है। केवल बीमारियों का अभाव ना होना, हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति में यदि बीमारी फिजिकल नहीं है तो वो स्वस्थ है, बल्कि उसकी मेंटल, फिजिकल और सारे जो हैं वेलनेस ये होने चाहिए। तो इस तरह से हमने जो फाइनल देखा तो ये कौन कौन सी वेल्थ हो गई? फिजिकल वेल्थ, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, टाइम वेल्थ और एनवायरमेंटल वेल्थ। ये 8 मैन है। बाकी वेल्थ के टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन ये मैन टाइप ऑफ वेल्थ है। और इसमें से भी यदि हम और शॉर्ट करना चाहें तो 5 तरह के वेल्थ मैन है: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और सोशल। अब फिजिकल वेल्थ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज करें डेली, रेस्ट प्रॉपर लें, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहे, बहुत टाइप की वैरायटी का जो फूड है वो लें, जो कुछ ऐसी चीजें एडिक्शंस होते हैं जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, उनको छोड़ें, और हमारी जो डेली रूटीन है वो, और जो ऋतुचर्या है, डेली चर्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर रहें। मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ हम ऐसे वर्कशॉप अटेंड करें जहां पर हमको इमोशन मैनेज करना बताते हो, या जैसे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें ये हमें सिखाया जाए, और कुछ हम अपने माइंड को एंगेज रखें। खासकर अबव 50 तो ये कंपलसरी बोला जाता है कि आप रोज कोई एक नई चीज सीखें, उसमें चाहे आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखें, इंडियन लैंग्वेज सीखें, आप चाहे किसी तरह के म्यूजिक को प्ले करना सीखें, या आपकी जो भी हॉबी रही हो, आपकी रीडिंग हॉबी है, रीडिंग को आप करें, कोई बुक लिखें, या सिंपल आपकी हॉबी मान लीजिए म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक सुने, उन उस म्यूजिक को याद रखना, मेमोराइज करना सीखें। तो इस तरह के कोई नए टास्क आपके ब्रेन को डेली मिलना चाहिए, कोई ना कोई चैलेंज रोज मिलना चाहिए, और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके ब्रेन को चैलेंज दे। क्रॉसवर्ड, बहुत सारे ऐसे पजल्स होते हैं, सुडो, जो आपके ब्रेन को चैलेंज देते हैं। तो इस तरह के आपको काम करने चाहिए जिससे मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर बनी रहे। फिर इसके अंदर फाइनेंशियल हेल्थ, तो अपने जो कैरियर है उसके ऑप्शंस हमेशा देखते रहें, उसके आसपास जो भी नई चीजें हैं, नए ऑप्शन हैं, उनको हमेशा देखें, अपने विजन को क्लियर रखें, अपने आप को बहुत क्रिएटिव बना के रखें, फ्यूचर की प्लानिंग करके रखें कि भाई किस तरह से हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें कि जब एक एज के बाद हम बहुत नहीं भाग सकते हैं तो हम प्रॉपर हमारे पास एक फाइनेंस आता रहे। अपने टैलेंट, इंटरेस्ट के हिसाब से फाइनेंस को अर्न करना सीखें, और कोशिश करें कि नए स्किल सीखते जाएं। जो भी जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं उस फील्ड में जो अपडेट्स हो रहे हैं, जो नए स्किल आ रहे हैं, उनको आप लगातार सीखते जाएं। फिर इसके बाद स्पिरिचुअल वेल्थ, तो सबसे पहले तो ये ढूंढें कि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग होती है। जब आप वो ढूंढ लें तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने माइंड को डिटॉक्स करें, बॉडी को डिटॉक्स करें, फिर उसके बाद में अपने आप को एकदम फ्री छोड़ दें, और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मेरे आने का कारण क्या है, मेरे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है स्पिरिचुअल वेल्थ को बढ़ाती हैं। फिर आती है सोशल वेल्थ। तो कोशिश करें कि जो भी रिलेशनशिप है उनको हेल्दी रिलेशन में कन्वर्ट करें। बहुत सारी चीजों को अनदेखा करना सीखें, बहुत सारी चीजों को बाइंड अप करके तुरंत अलग करना सीखें। और कहीं भी जाएं तो अकेले बैठने की बजाय लोगों के साथ इन्वॉल्व होना सीखें। अगर आप किसी जगह नए भी हैं, आपकी पहचान नहीं है, तो भी कोशिश करें कि वहां पर नई पहचान बनाएं। वहां पर अपना आपका जो टैलेंट है, जो स्किल है, आप में जो क्वालिटीज है, उसको शेयर करें, कम्युनिकेट करें, अपने थॉट्स को शेयर करें, अपने फीलिंग, इमोशन और आइडियाज को शेयर करें। ये सब चीजें आपकी आपस में बाउंडिंग को बढ़ाएंगी। इसके बाद इमोशनल हेल्थ। तो सबसे पहले तो अपने थॉट और इमोशन को ट्यून कर लें कि वो आपके कंट्रोल में रहें, कि आप अपने इमोशन को कहाँ तक ले जाना है, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को कहाँ तक ले जाना है। और कोशिश करें कि इन दोनों को एक बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, रिसोर्सफुल स्टेट में इनको रखने की कोशिश करें। हमेशा ऐसी चीजों को ढूंढें कि जो आपको रिसोर्सफुल स्टेट में बनाए रखने के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें और आपको मोटिवेट करें कि आप हमेशा उस स्टेज पर बने रहें। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और सबसे बड़ी बात है कि खुद को और दूसरे को माफ करना सीखें, क्षमा करना सीखें। तो दो चीजें यदि आपकी लाइफ में आ जाती हैं, एक तो फॉरगिवनेस, क्षमा करना, दूसरा ग्रेटिट्यूड, तो ये दो इमोशन ही आपके पूरे इमोशंस को मैनेज कर देगा। तो सिर्फ दो इमोशंस को सीखना है, काम करना है उस पे कि हम किसी को भी क्षमा कर सकें। वहां पर हम खुद अपने आप के लिए भी शामिल है। कई बार ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं कि हमें उसकी गिल्ट बनी रहती है और वो गिल्ट हमें बीमार करती है। तो कभी आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए आप झुकना भी सीखें, उनसे क्षमा मांगना भी सीखें, भले ही वो हमसे बहुत छोटे ही क्यों ना हो। और ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होना सीखें छोटी से छोटी चीज के लिए भी। फिर एनवायरमेंटल हेल्थ। तो इसके लिए तो जितना भी आसपास आपका चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें जो एनवायरमेंट को पोल्यूटेट कर रही हैं, कोशिश करें कि उन सब को रिड्यूस करें, केमिकल्स के यूज कम करें। और फिर 3R का जो फॉर्मूला होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसको फॉलो करें। और कोशिश करें कि प्रकृति के साथ अपने एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें। वो रिलेशन कैसे बनता है कि जब आप वॉक करें तो अपने पांचों जो सेंस ऑर्गन है उनको नेचर से जोड़ें और उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। टाइम वेल्थ। टाइम वेल्थ के लिए तो सबसे अच्छा है कि जो अपने आप को हम टाइम के हिसाब से मैनेज करें। कोशिश करें कि अ, कुछ इतना मार्जिन हम लेकर रखें कि हम टाइम पर, डॉट टाइम पर कहीं जाना है तो पहुंच सकें, या किसी को आना है तो हम उस समय पे फ्री हो सकें। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आपकी सक्सेस कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं तो मतलब क्या होगा, पेंडिंग फाइल्स। और आप देखिए आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण पेंडिंग फाइल्स होती है। ये काम हम कल कर लेंगे, फिर कल भी नहीं किया, ये काम परसों कर लेंगे, अब एक और जुड़ गया, एक हफ्ते में वो 6-7 काम हो गए। तो आप एक हफ्ते तक, पहले दिन आपने एक काम को याद रखा, फिर 2 को, फिर 6 को, और हर बार आप लेटे भी हैं तो फ्री होके नहीं लेटे हैं, अभी ये करना है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट चल रहा है। तो यहाँ पर अपने फाइल्स को क्लोज करने की कोशिश करें। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जो है सबसे बड़ी एक मुश्किल है या दुश्मन है टाइम वेल्थ के लिए। टालने की आदत, उसे छोड़ना सीखें।
तो इस तरह से ये कुछ रेजोल्यूशन दिए हैं कि जैसे बहुत से लोग जो 92% यदि पीपल, बहुत से पीपल जो स्मोकिंग छोड़ने की अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, तो उसमें से 92% जो पीपल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सिर्फ 8% होते हैं जो स्मोकिंग छोड़ पाते हैं। ऐसा ही है कि जो जनवरी में एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल तो ये करना है, तो उसमें 88% पीपल फेल होते हैं। 15 जनवरी तक वो फेल कर हो जाते हैं। जैसे सपोज किसी ने लिया कि नहीं सुबह उठना ही है जल्दी, तो वो 15 दिन में ही वो फेल हो जाते हैं। 95% ऐसे हैं कि जो बुक नहीं पढ़ते हैं, अगर वो खरीद भी लेते हैं तो बुक नहीं खरीदते हैं, और या फिर वो ये चाहते हैं कि मुझे खरीदना ना पड़े और पढ़ने मिल जाए। दो तरह के लोग होते हैं। अब वो कहीं से लेके भी आ जाएंगे तो वो पढ़ी रहेगी, बुक खरीद भी ले तो वो पढ़ी है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। तो ये जो रिजोल्यूशंस होते हैं ये अक्सर देखे जाते हैं। वेट लॉस करने के भी रिजोल्यूशन अक्सर 95% पीपल के फेल हो जाते हैं कि वो अपने उस वेट को मेंटेन नहीं रखते हैं। फिर हमारे आसपास ये जो वेलनेस है, इनके कारण ही हमारे आसपास जो बहुत विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, उनका कारण ये वेलनेस है। कि जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए दो डॉक्टर हैं, दो डॉक्टर की डिस्पेंसरी, एक के पास इतने पेशेंट आ रहे हैं कि वो देख नहीं पा रहा है और दूसरा खाली बैठा है, जबकि दोनों डॉक्टर हैं। कोई शॉप है आजू बाजू दो, एक बहुत चल रही है दूसरी खाली पड़ी है। ऐसी चीजें अक्सर देखने में आती हैं। ऑफिस में दो व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक को प्रमोशन मिलते जा रहे हैं, दूसरे को नहीं मिल रहा है। एक लगातार ऊपर उठता जा रहा है, दूसरा वहीं का वहीं बैठा है। एक कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी है उसी एटमॉस्फेयर में और एक व्यक्ति बीमार है। एक व्यक्ति के पास गाड़ी है, कार है, मकान है, दूसरे के पास रहने के लिए घर तक नहीं। तो ये जो विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं अपने आसपास, उसका कारण यही है वेलनेस। तो यहाँ पर ये सब क्यों मिलती है विविधताएं? क्योंकि ये जो वेलनेस है, ये हम कुल 1% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये वेलनेस है और वो खुश हैं। बाकी 99% जो है वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं किसी भी एक वेलनेस या दो वेलनेस के साथ। तो उनका समय, जैसे अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो उनका समय पूरा वो स्ट्रगल में ही चला जाता है। और उनके पास क्या क्या रह जाता है? एंजाइटी, एंगर, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ मनी, डिप्रेशन, सुसाइड, डिजीजेस, ओवर थिंकिंग, एडिक्शन, एब्यूज, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारा वेलनेस का जो ये है टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कल दिनचर्या पर आएंगे। तो ये जो वेलनेस का टॉपिक है, ये पढ़ाई के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये जो हमारी लाइफ है उसमें भी यदि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे एक बहुत गोल्डन फ्यूचर के लिए, या जैसा हम चाहें वैसा फ्यूचर बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर लें। बहुत टचिंग रहता है मैम सारा टॉपिक, टचिंग। हाँ, लेकिन इसको क्या है कि यदि आप समझ जाते हैं ना, देखिए क्या होता है कि हम ना सिर्फ लड़ते रहते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे एक वो कहावत है ना कि लड़ने में भी बुद्धि का प्रयोग करो तो आप ज्यादा सफल होगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने फाइनेंस का ही एक एग्जाम्पल लिया, तो हम क्या करते हैं कि उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझने की नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। क्योंकि यदि किसी भी वेलनेस को अचीव करने में आप सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कोशिश है उसमें कमी है।
आपके एफर्ट्स जो हैं वो लग रहे हैं लेकिन गलत लग रहे हैं। जैसे आप देखिए कि जो पत्थर भी तोड़ता है ना व्यक्ति, तो वो भी उस पत्थर को पर्टिकुलर एक एक एंगल पे रखता है। अदरवाइज मालूम पड़ा कि जो 2 हथौड़ी में पत्थर टूटना चाहिए वो 10 में टूटे। तो यहाँ पर हमेशा जब भी कहीं हम मान लीजिए हमारा फीडबैक फेल्यूर आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें कि कमी कहाँ है। इसका रीजन ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं ना। यदि दुनिया में एक व्यक्ति एलन मस्क बन सकता है, मतलब हर व्यक्ति में वो कैपेसिटी है, लेकिन उसने उस कैपेसिटी को एक्टिवेट कर लिया है, हम नहीं कर पाए। क्योंकि जो संभावना एक व्यक्ति में है, भगवान ने वो हर व्यक्ति को दी है। उसने कहीं भी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया है कि एक को दी दूसरे को नहीं दी। यदि एक व्यक्ति बहुत अच्छा नॉवेल लिख सकता है तो हम सब में है, लेकिन हमने कोशिश नहीं की। और जिसका नॉवेल बहुत सक्सेस हुआ है, एकदम छा गया है, उसका भी वो पहला नॉवेल नहीं होगा, उसको भी कई असफलताएं और कई बहुत सारे फ्लॉप होने के बाद ये आया होगा, जब उसने लगातार कोशिश की हो। आई थिंक किसी के क्वेश्चन मुझे लग रहा नहीं है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं सेम समय पर इसके आगे का टॉपिक दिनचर्या में।